हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर। तो बच्चों, क्लास के लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की इंट्रोडक्शन हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, एक लेक्चर हो गया है, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन देखा था। अब इंट्रोडक्शन में देखा क्या क्या था, तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्या था कि क्या होता है आपका एटम्स, क्या होते हैं एटम। सबसे पहले आया आपका काफ़ी टाइम पहले, जो किसने प्रपोज किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे आपकी साइंस ग्रो की, साइंटिस्ट ने और भी ऑब्जर्वेशंस की, है ना। फिर क्या किया, साइंस ने जब इनोवेट हुआ और भी ऑब्जर्वेशंस जब किए, तो उन्होंने क्या देखा साइंटिस्ट ने कि नहीं भाई, एटम तो ऐसा नहीं है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, जो क्या है, रेडिएशन से निकल रहे हैं, वो होते हैं। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, है ना, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन पे क्या मास होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, उस पर चार्ज क्या होते हैं, है ना, ये हम लोगों ने देखा था। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि क्या थी इलेक्ट्रॉन पे। अगर हम लोग ना चार्ज की बात करें तो वो क्या होती थी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होती थी। प्रोटॉन पे भी यही चार्ज प्रोटॉन पे सेम होती है, बस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपकी नेगेटिवली चार्ज होती है और प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्लियर है इतनी बात। फिर और क्या देखा था कि इसका मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है ना। ये क्या होता है, मास होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, फिर तुम्हारे प्रोटॉन के कुछ मास होता है, प्रोटॉन का क्या होता है 6.676 इंटू 10⁻⁻27, ये देखा था हम लोगों ने। ठीक है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने कवर की थी। और देखा क्या था, और देखा था कि हम लोगों का मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इनमें कुछ रिलेशनशिप्स देखी थी और उससे थोड़ा एग्जाम्पल्स भी कवर किया था, है। फिर हम लोग क्या कवर किए थे कि हम लोगों ने मॉडल्स देखा था कि कैसे धीरे धीरे टाइम के साथ मॉडल क्या हुआ, एक मॉडल में ड्रॉबैक आई, फिर दूसरा मॉडल आया, है ना। फिर आपका क्या आया, फिर आपकी एक मॉडल आई, फिर उसका ड्रॉबैक था उसमें, तो फिर नई मॉडल आई। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने सबसे पहले जे थॉमसन की प्लम पुडिंग मॉडल देखी थी। फिर क्या देखा था, रदरफोर्ड की मॉडल देखी थी, फिर उसका ड्रॉबैक आया, तो फिर हम लोगों ने बोर्स की थ्योरी देखी, है ना, बोर्स की एटॉमिक थ्योरी देखी। अब ये सारी जो मॉडल थी हम लोग कवर कर चुके थे। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं आपके कुछ और थ्योरीज, जैसे कि जो क्या है, लाइट की कुछ थ्योरीज हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड थ्योरीज हैं। वो क्या है आपकी प्लैंक क्वांटम थ्योरी देखेंगे हम लोग, डी ब्रॉगली की ड्यूअल नेचर थ्योरी देखेंगे, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ठीक है, ये सारी थ्योरीज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और क्या देखेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, अगर हम लोग बात करें कि व्हाट टू कवर इन टुडेज लेक्चर, तो हम लोग पहले प्लैंक क्वांटम थ्योरी देखेंगे। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखने वाले हैं, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी देखेंगे। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, बात करें, नेक्स्ट हम लोग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस देखेंगे। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, यानी डी ब्रॉगली ने सजेशन दिया था, हाइपोथेसिस का मतलब होता है सजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं हाइजेनबर्ग की, हाइजेनबर्ग, ये सारे क्या है, साइंटिस्ट हैं आपके, और ये आप लोगों ने 11th में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ना, तो ये थोड़ी पढ़ी होगी काफ़ी डिटेल में। यहाँ हम लोगों को काफ़ी डिटेल में नहीं देखना है, ब्रीफली ये चीज़ें देखनी है, क्योंकि इससे आगे वाली जो टॉपिक्स है ना, वो काफ़ी आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हम लोगों को क्या करना है, आज के लेक्चर में कवर करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी के बाद। ठीक है, अब देखो हम लोग थोड़ा सा थ्योरी वगैरह लिख के आए हैं, बट कि आप लोग अपने नोट डाउन कर सकें, पर पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लैंक क्वांटम थ्योरी को समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्लैंक क्वांटम थ्योरी को समझ लेते हैं। देखो, पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन।
ठीक है। अब प्लैंक ने बोला क्या था, मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट थे आपके, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, ये जो मैक्स प्लैंक है ये एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक थ्योरी ऑफ रेडिएशन दी थी। उन्होंने आपकी दो बातें बोली थी, ठीक है। क्या बोली थी, दो बातें बोली थी। पहली बात आपकी क्या बोली थी, देखो भाई, पहली बात आपकी उन्होंने क्या बोली थी और दूसरी बात उन्होंने आपकी क्या बोली थी। तो देखो, पहली बात उन्होंने ये बोली थी प्लैंक ने कि जो भी आपकी क्या होती है रेडिएशंस निकलती हैं, एनर्जी होती हैं, जो एनर्जी रेडिएशंस निकल रही हैं वो आपकी क्या होती हैं, जो एब्जॉर्व होती हैं या इमिट होती हैं, तो वो कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्व या इमिट नहीं होती हैं। क्या बोली थी कि जो भी तुम्हारे रेडिएशन एनर्जीज होती हैं वो आपकी जो एब्जॉर्व होती हैं वो और इमिट होती हैं वो कॉन्टिन्यूसली नहीं एब्जॉर्व होती हैं, ठीक है। या फिर इमिट जब हो रही हैं तो वो कॉन्टिन्यूसली नहीं होती हैं, बल्कि वो क्या होती हैं, क्वांटाइज्ड होती हैं। क्या नहीं होती हैं, कॉन्टिन्यूसली नहीं होती हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं होती हैं। ये मतलब कि जो ये वेव्स ऐसे आ रही होती है ना रेडिएशन की, वो आपकी कॉन्टिन्यूस नहीं होती हैं, बल्कि क्या होती हैं, ये डिसकॉन्टिन्यूस होती है और क्वांटाइज्ड होती हैं, कोई पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होती हैं। क्या होती हैं, क्वांटाइज्ड होती हैं, क्वांटाइज्ड होती हैं, ठीक है। क्लियर है। तो उन्होंने क्या बोला था पहली थ्योरी में कि जो आपकी एनर्जी है, एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ये क्या है आपकी, कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। इन एब्जॉर्प्शन और इमिशन, इन एब्जॉर्प्शन और इमिशन में, ठीक है। बल्कि क्या है, बट इट इज इन स्मॉल पैकेट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होती है ना, स्मॉल पैकेट्स फॉर्म, स्मॉल पैकेट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या होती है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में होती हैं, ये कॉन्टिन्यूस नहीं आती हैं, बल्कि छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में होती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड क्वांटा कहते हैं, ठीक है। एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्वांटा कहते हैं। ये हाईलाइट करो भाई, ये क्या होती है, क्वांटा होती हैं। और अगर लाइट के फॉर्म में इनको देखें तो उसको, इसी क्वांटा को हम लोग फोटोन बोल देते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ लाइट, अगर हम लोग बात करें इन केस ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड फोटोन। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, फोटोन बोल देते हैं। क्लियर है। तो यही प्लैंक ने बोला था। दूसरी बात क्या बोली थी भाई प्लैंक ने, देखो दूसरी बात आपकी प्लैंक ने क्या बोली थी, तो दूसरी बात ये बोली थी कि ये जो आपके क्वांटा हैं उनकी जो एनर्जी होते हैं, हर एक क्वांटा की जो एनर्जी होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या बोली थी दूसरी बात, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा, हर एक क्वांटा की जो अमाउंट होती है एनर्जी की, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो क्या होती है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जो आपका ई होता है ना एनर्जी, वो क्या होता है, म्यू, म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, म्यू, ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी की ये जो है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इतना क्लियर है। अब अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम लोग हटाते हैं तो क्या आता है, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। क्या आ जाता है, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। ऐसे उन्होंने क्या किया था, एनर्जी को डिफाइन किया था, ठीक है। अब यहाँ ये न्यू क्या हो जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और एच क्या हो जाएगा, एच जो है वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट। इस एच को हम लोग कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये क्या होती है, एनर्जी होती है ईच क्वांटा की, एक क्वांटा की
एनर्जी होती है, ठीक है। मैंने क्या बताया, पहली बात उन्होंने बोला था कि जो आपकी एनर्जी होती है, रेडिएशंस की एनर्जी हो रही होती है, वो आपकी कॉन्टिन्यूस नहीं होती है बल्कि डिसकॉन्टिन्यूस होती है। और वो क्या होती है, एक छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होती है, ठीक है, क्लियर है। और वो छोटे छोटे पैकेट्स को हम लोग बोलते क्या है, क्वांटा कहते हैं, या फिर अगर लाइट के फॉर्म में देखें तो उनको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, एनर्जी के एक छोटे पैकेट्स होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये बोली थी कि ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है हर एक क्वांटा की, हर एक छोटे से एनर्जी के पैकेट की, वो तुम्हारी जो एनर्जी होती है उसकी वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब यहाँ हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, E=h आ जाएगा। और h जो यहाँ क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्लियर है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये आपकी E=h इक्वेशन होती है। इतनी क्लियर है बात। अब देखो, अब इस प्लैंक कांस्टेंट की कुछ वैल्यू होती है, वो क्या होती है, 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, अभी कहीं कहीं किसी बुक में 6.636 भी दी होती है, बट यहाँ हम लोग 6.626 × 10⁻⁻34 लेके चलेंगे, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। यही बात बोली थी आपके किसने, प्लैंक ने। यही है आपकी प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब एक और चीज़ आप लोग थोड़ा सा जान लो कि ये जो हम लोग की वेव्स आ रही होती है ना, वेव्स जो होती हैं, वो वेव्स का नेचर क्या क्या होता है। देखो, ये जो वेव्स होती हैं ना, ऐसे 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 वेव्स होती हैं ना, इनका क्या होता है, इन वेव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, वो क्या होती है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स वेव्स रखता है, ठीक है। क्या होता है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ये वेव्स रखता है। एक क्या होती है उसमें, वेवलेंथ, दूसरी v स्पीड, एंड तीसरी क्या होती है, म्यू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी ये जो भी वेव्स होती हैं, इनकी क्या होती हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो क्या क्या होती है, वेवलेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी। अभी थोड़ा बहुत सबको पता होगा कि क्या होता है वेवलेंथ और क्या होती है स्पीड या फ्रीक्वेंसी। अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा देख लो कि एक क्रस्ट एक ट्रॉ के बीच का वो जो लेंथ होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्पीड तो सबको पता होती है। देन आपकी फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड पे एक पॉइंट से जितनी भी वेव्स क्रॉस कर रही होती है ना, वो उसकी फ्रीक्वेंसी बता रही होती है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ वेव्स के बीच में ये 3 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और इन तीनों में क्या होता है, कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। क्या रिलेशन होता है, ये v क्या होता है, न्यू × लैम्डा होता है, ठीक है। क्या होता है, v न्यू × लैम्डा होता है। यह v क्या है, स्पीड है आपकी, न्यू क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी है, क्लियर, एंड आपका लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ है। अब यहाँ से इस इक्वेशन से हम लोग अगर इस लैम्डा को लेफ्ट साइड लेते आएंगे तो एक इक्वेशन बचेगा ना, क्या बनेगा, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है न्यू = हो जाएगा v/λ, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यू = v/λ, एक ये इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो जैसे कि गामा रेडिएशन हो गया, आपका रेडियो वेव्स हो गया, ठीक है, IR हो गया, ये सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ठीक है। और इनकी जो स्पीड होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उनकी स्पीड जो होती है वो लाइट के बराबर होती है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो अगर हम लोग फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर ये इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, बताओ भाई, क्या लिख सकते हैं। तो अगर हम लोगों को ये इक्वेशन लिखना है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू = जो वेलोसिटी हो जाएगी वो आपकी c के बराबर हो जाएगी। तो न्यू = क्या हो जाएगा, c/λ, ठीक है, हो जाएगा ना। ये क्या है, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्लियर है, इतना क्लियर है ना। और जहाँ c जो होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, सेकेंड, क्लियर है, क्लियर है,
इतनी चीज़ें, ये क्लियर है ना? तो ये आपकी एक वैल्यू हो जाएगी न्यू की। अब इस न्यू की जो वैल्यू है इसको अगर हम लोग यहाँ एनर्जी पे पुट कर दें, यहाँ अगर न्यू की वैल्यू जो है उस एनर्जी की इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या आएगी? देखो भाई क्या आ जाएगी, थोड़ा सा क्लियर कर दें क्या? थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, बहुत रफ रफ सा दिख रहा है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिख लेंगे। है ना? अब देखो यहाँ पे बस हम लोग देख लो कि क्या इक्वेशन आई थी। इक्वेशन ये आई थी आपकी, सॉरी, न्यू इज इक्वल्स टू क्या आई थी? c बाई लेमडा आई थी, ठीक है। एक आई थी न्यू इज इक्वल्स टू v बाई लेमडा, और एक आई थी न्यू इज इक्वल्स टू c बाई लेमडा फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग इस न्यू की जगह ये c बाई लेमडा लिख दें तो e इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? h c बाई लेमडा, है जा? तो ये हो जाएगी आपकी एनर्जी की इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो ये है आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब देखो थोड़ा बहुत हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें लिखा गया है चीज़ें। देखो 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 यही चीज़ लिखी है जो मैंने बताई है। क्या लिखा है कि स्पेक्ट्रल एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या कहा, मैक्स प्लैंक ने क्या किया, उन्होंने थ्योरी दी जिस थ्योरी का नाम है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इसको क्या कहते हैं? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। उसमें इन्होंने इस थ्योरी में उन्होंने दो बात बोली। पहली बात क्या बोली कि जो ये रेडिएंट एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी निकल रही है रेडिएशन से, वो तुम्हारी क्या हो रही है? नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। वो क्या हो रही है? ना ही इमिट हो रही है या ऑब्जर्व हो रही है कॉन्टिन्यूसली। ये कॉन्टिन्यूसली इमिट या एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, बल्कि ये क्या करती हैं? डिसकॉन्टिन्यूस होती हैं, और क्या होती हैं? फॉर्म ऑफ टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी, या फिर कह सकते हैं टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इसी को लाइट के फॉर्म में देखें, अगर हम लोग इसको लाइट के फॉर्म में देखें, देखो अगर हम लोग इसको क्या देखें, लाइट के फॉर्म में देखें, तो उस क्वांटा को क्या ही बोलते हैं? फोटोन बोल देते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात क्या बोली थी उन्होंने? दूसरी बात क्या बोली थी? दूसरी बात यही बोली थी कि हर एक जो क्वांटा होता है, ठीक है, हर एक क्वांटा, उससे जो भी तुम्हारी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो तुम्हारी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के। अभी मैंने ये बताया ना, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आ जाता है, ठीक है। अब वो निकालोगे तो ये थोड़ा मिस्टेक देखो लिख दिया है, जैसे कि इक्वेशन क्या आ जाएगा? E इज इक्वल्स टू एच न्यू आ जाएगी। इसीलिए देखो मैं लिख के पढ़ा रही हूँ, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती हैं चीज़ें। E इज इक्वल्स टू आपकी क्या आ जाएगी? एच न्यू इक्वेशन आ जाएगा, जहाँ एच क्या हो जाएगा? आपका फंडामेंटल कांस्टेंट नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर है? अब इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होती है, ठीक है। अब यही थर्ड पॉइंट में देखो कुछ नहीं लिखा है, मैंने क्या बताया कि जो ये एनर्जी होती है ना वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है और ये इंटीग्रल होती हैं, यानी कि एनर्जी जो होगी हर एक क्वांटा की वो क्या होगी? ये क्या हो रही है? ये E इज इक्वल्स टू एच न्यू थी, ये क्या है? एक क्वांटा की एनर्जी है, और ये जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं वो इंटीग्रल फॉर्म में होते हैं, ना कि फ्रैक्शनल में होते हैं। यानी ये जो एनर्जी होगी ना वो तुम्हारी होल नंबर में आएगी, जैसे 1h न्यू हो सकती है, 2h न्यू हो सकती है, ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हारे पास n क्वांटा है, ठीक है, n क्वांटा है, तो उसकी क्या एनर्जी हो जाएगी? E इज इक्वल्स टू NH न्यू हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? E इज इक्वल्स टू NH न्यू हो जाएगी। यानी जो एनर्जी है वो क्या हो सकता है? 1h न्यू, 2h न्यू, ये V नहीं है, सब न्यू है, फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, न्यू है, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म में एनर्जी होती है, ना कि 0 पॉइंट, ये सब पॉइंट है, देखो सब मिस्टेक किया हुआ है, 0.7 ऐसे जो होती है पॉइंट में आपकी एनर्जीज नहीं होती हैं। क्लियर है? पॉइंट में ये जो एनर्जी होती हैं वो आपकी क्या करेंगी? कैन नॉट बी लॉस्ट और एब्जॉर्ब, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगी, ठीक है।
एब्जॉर्ब और इमिट क्या होंगी, जो इंटीग्रल में होंगी, क्वांटा के फॉर्म में होंगी। तो यही थी आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। चलो भाई, अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो हम लोग आगे दूसरी थ्योरी पे आते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी पे, जो क्या है आपकी डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस, ठीक है। डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस आपकी क्या है, हाइपोथेसिस लिखा है, थ्योरी नहीं लिखी है। इन्होंने सजेशन दिया था, हाइपोथेसिस किया था। हाइपोथेसिस कहते हैं हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो मान लिया था ऐसे, हाइपोथेटिकली इन्होंने ये हाइपोथेसिस दी थी, ठीक है। इसको बाद में प्रूव भी किया गया था इनके थ्योरी को, पर इन्होंने जो थी वो हाइपोथेसिस की थी, ठीक है। तो इनकी थ्योरी को हम लोग, इनकी थ्योरी क्या थी, सॉरी हाइपोथेसिस इन्होंने क्या किया था, इसको बोला क्या, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या फिर ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन्होंने क्या बोला क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो आपका वो ड्यूअल नेचर रखता है, ठीक है। यानी कि वो पार्टिकल के साथ साथ वेव का भी नेचर रखता है, ठीक है। अब इसको देखो, समझने से पहले ना हम लोग थोड़ी सी और चीज़ें समझते हैं। समझना क्या है, देखो हुआ क्या था, देखो हुआ क्या था कि 1905 में पहले आइंस्टीन आए। ये देखो 1905 में जो है आइंस्टीन आए, यहाँ पे लिखूँ क्या, नेक्स्ट ही पेज कर लेते हैं पहले, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे पहले। देखो 1905 में आइंस्टीन आए और उन्होंने क्या दिया, उन्होंने बोला ना कि जो आपकी बताया, आइंस्टीन ने ये बोला कि जो आपके वेव्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो ड्यूअल नेचर रखते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, आपके ड्यूअल नेचर रखते हैं। देखो आइंस्टीन जो थे उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो आपका, सॉरी वेव कह रही हूँ, लाइट जो होता है, जो लाइट होता है ना आपका, वो क्या करता है, ड्यूअल नेचर रखता है। यानी कि हम लोग पहले तो लाइट को वेव मान ही रहे थे, तो उन्होंने ये बोला, सॉरी, लाइट जो है वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी रखता है, ठीक है। उन्होंने एग्जाम्पल्स भी इसके दिखाए थे। उन्होंने देखो बोला गया था, आइंस्टीन ने क्या बोला था कि ये जो लाइट है ना आपकी, ये जो लाइट है वो आपकी क्या करती है, वेव भी रखती है, वेव नेचर भी रखती है, और क्या करती है, पार्टिकल नेचर भी रखती है। क्लियर है, पार्टिकल नेचर भी रखती है। अब देखो वेव नेचर रखती है, तो इसमें क्या बोला उन्होंने, वेव नेचर को भी प्रूफ करने के लिए उन्होंने कुछ क्या दी थी, थ्योरीज दी थी, ठीक है। क्या दी थी, कुछ थ्योरीज प्रूफ करती है कि ये जो लाइट है, मतलब कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो बताती हैं वहाँ जो है लाइट आपका वेव नेचर में होता है, ठीक है। वो क्या होती हैं वेव नेचर में, कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं, अगर हम लोग बात करें तो रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, और भी बहुत सारी थ्योरी हैं, डिफ्रैक्शन, ये सारी थ्योरीज में हम लोग लाइट को क्या करते हैं, वेव नेचर कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर पार्टिकल नेचर की बात करें तो अगर हम लोग बात करते हैं आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये हाँ जो होती हैं वो आपकी क्या होती है, लाइट पार्टिकल नेचर की तरह वर्क करती है, ठीक है, बिहेव करती है। तो यही उन्होंने, आइंस्टीन ने सजेशन दिया कि जो लाइट है आपकी वो क्या कर रही है, पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी रख रही है, ठीक है। तो भाई इसकी बात सुन के आपके क्या है, डी ब्रॉगली आए। डी ब्रॉगली ने क्या बोला, डी ब्रॉगली ने बोला कि भाई अगर लाइट जो है आपकी वेव के साथ साथ अगर पार्टिकल नेचर रख रही है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है, जिसको हम लोग की क्या मानते हैं, पार्टिकल मानते हैं, ठीक है। इसको हम लोगों ने थ्योरी भी देखा है, जो हम लोगों ने क्या देखा था, अभी बोर्ड्स की थ्योरी लास्ट क्लास में देखी थी ना, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो हो रहे थे वो जब वो अराउंड तुम्हारे न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे थे, फिक्स्ड एनर्जी में घूम रहे थे, उनकी एनर्जी क्या थी, फिक्स थी, फिक्स्ड वेलोसिटी थी, ठीक है, और वो सेम ऑर्बिट में घूम रहे थे। तो ये सारी क्या है, पार्टिकल की प्रॉपर्टी हैं। तो पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए भी ये थ्योरी है बोर की, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर वेव जो, मतलब लाइट जो है वो वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी दिखा रही है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ना वो भी पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी दिखाएगा, है ना। उन्होंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो दिखाना चाहिए पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर। तो उन्होंने यही बोला था, देखो
डी ब्रॉगली ने क्या प्रपोज किया था कि जो मैटर है, इलेक्ट्रॉन बोलो या मैटर बोलो, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, ठीक है, या फिर मैटर भी कह सकते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली इसको मैटर ही हम लोग यहाँ पे ले लिया, तुम इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो मैटर होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करेंगे, वो भी आपके क्या करेंगे, ड्यूअल नेचर रखेंगे, ठीक है, एज वेव एंड ऑल्सो पार्टिकल, ठीक है। तो ये बात बोली थी आपकी डी ब्रॉगली ने। अब इसके लिए उसके पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के लिए कि वो पार्टिकल नेचर है, वो हम लोगों ने आपके पिछले क्लास में बोर की थ्योरी देखी थी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह दिखाया गया है। तो इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह कहाँ दिखाया गया है, तो एक दो साइंटिस्ट थे डेविसन एंड जर्मन करके, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट, इनके हाइपोथेसिस के बाद एक्सपेरिमेंट दिया था, वहाँ उन्होंने इलेक्ट्रॉन को या फिर मैटर को कैसे दिखाया है, वेव की तरह दिखाया है। वो एक्सपेरिमेंट हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया इन्होंने, ये थ्योरी का यूज़ किया और एक्सप्लेन किया कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन है वो भी आपकी पार्टिकल के साथ साथ क्या कर रही है, वेव की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो ये लिखा है, इन बोर्स थ्योरी इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज पार्टिकल। बोर्स थ्योरी के हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी ना, बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली की थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्यूअल कैरेक्टर रखेगा, पार्टिकल के साथ साथ वो क्या करेगा, मटेरियल पार्टिकल एज अ वेव की तरह भी ये बिहेव करेगा, ठीक है। उन्होंने एक एक्सप्रेशन भी इसके लिए डिराइव किया था, जहाँ उन्होंने क्या निकाला था, वेव का वेवलेंथ निकाला था, जिसको उसने क्या नाम दिया था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का नाम दिया था, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वो क्या थी, वहाँ पे लैम्डा जो था वो h/mv के इक्वल आया, ठीक है। क्या था, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv आया। देखो ये लिखा है कि ही डिराइव्ड एन एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ, इस वेवलेंथ को कैलकुलेट किया उन्होंने, और जो वेवलेंथ जो है, देखो थोड़ा सा मिस्टेक ऐसे लिखा हुआ है, मिक्स कर दिया है, जहाँ पे क्या आया, ये जो वेवलेंथ जो है वो h/mv के बराबर आया, जहाँ ये h क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट था। क्लियर है। अब इस ये जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, प्रूफ करते हैं कि कैसे आपका ये डी ब्रॉगली इक्वेशन आया, जहाँ से ये लैम्डा डिराइव हो रहा था, ठीक है। तो देखो हुआ क्या कि आपकी वेव नेचर के हिसाब से अगर हम लोग वेव नेचर देखें तो वहाँ से एनर्जी की जो वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, एच न्यू होती है। पहला इक्वेशन इसको कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ लिख लो भाई डी ब्रॉगली इक्वेशन। क्या है, डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है, डी ब्रॉगली आपकी इक्वेशन है। अब देखो पहला इक्वेशन यहाँ आपका क्या आ गया, E इज इक्वल्स टू एच न्यू आ गया, ठीक है। ये आपके कैसे डिराइव्ड हुआ, वेव नेचर के थ्रू, अगर हम लोग वेव नेचर देखें इसका तो, ठीक है। और अगर हम लोग इसका पार्टिकल नेचर देखते हैं तो आइंस्टाइन के हिसाब से क्या था, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है, ठीक है। E क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये दोनों दूसरा इक्वेशन हो गया। ये क्या है, इक्वेशन पार्टिकल नेचर से आया है, पार्टिकल नेचर से आया है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, एनर्जी ही है आपकी, ठीक है। ये दोनों क्या है, एनर्जी ही है। तो ये दोनों क्या होंगे, हम दोनों लेफ्ट और राइट को इक्वेट कर सकते हैं ना, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 एंड 2 का इक्वेशन देखें तो यहाँ क्या आ जाएगा, एच न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। क्या इक्वेशन आ जाएगी आपकी, एच न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर आएगी। अब देखो इस यहाँ से पीछे हम लोगों ने न्यू की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी, c बाई लेमडा निकाली थी ना। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सिंस न्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन लेमडा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अब एक c से इस c को काट दो तो यहाँ तुम्हारा क्या आ गया, h अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू एम सी आ गया ना। अब यहाँ से अगर हम लोग वेवलेंथ निकाल दें, ऐसे देखो h अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू क्या आया, एम सी आया ना। अब इसको थोड़ा सा क्या करें, लेमडा को उधर लेते जाते हैं और एम सी को नीचे लेते आते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम सी आएगा, ठीक है।
पर यहाँ पे क्या होगा सी, ये जो सी होगी ना वो आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होगी, ठीक है। और यहाँ हम लोग क्या बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग ये डी ब्रोगली की इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो उन सब केस में ये जो सी जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे बाकी सारे क्या होंगे, वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे, तो वहाँ तो तुम्हारी सी स्पीड होगी, बट अगर हम लोग कंसीडर करें सारे पार्टिकल्स को लेकर ना, तो वहाँ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, H/mv आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, डिराइव कर दिया आपकी, ऐसे अब इन्होंने क्या किया, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ को डिराइव कर दिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं, क्लियर है, डी ब्रोगली का वेवलेंथ बोलते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया आपके डी ब्रोगली वेवलेंथ, जिसकी वैल्यू होती है H/mv। अब इस H/mv को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी क्या होती है, p होती है, मोमेंटम p होती है ना मोमेंटम, तो ये भी आपका इक्वेशन हो गया। जो आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गई वो हो गई या तो H/mv के इक्वल या तो H/p की, ठीक है। तो यही आपका डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था, उन्होंने ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाया था, ठीक है। या फिर कह सकते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल है ना ये सबके लिए वैलिड होगा, ठीक है। चाहे वो आपका मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो। ध्यान से सुनना कि ये जो आपकी डी ब्रोगली की उन्होंने मैटर के लिए या इलेक्ट्रॉन के लिए प्रूफ किया, तो जब वो डेविसन और जर्मन ने इसके एक्सपेरिमेंट की जहाँ वेव नेचर को दिखाया, तो यहाँ बताया गया कि ये जो तुम्हारा ड्यूअलिटी ऑफ नेचर होता है, यानी जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो आपके मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, दोनों क्या करते हैं, वो दोनों ही क्या करते हैं, आपके कैसे भी पार्टिकल हो वो ड्यूअल नेचर दिखाते हैं। यानी कि हम लोग भी एक तरीके के पार्टिकल हैं, हम लोग क्या है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, और आपके इलेक्ट्रॉन वगैरह क्या हैं, छोटे छोटे, मतलब काफ़ी छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं। तो हम लोग भी मतलब क्या है, अब तुम बोलोगे कि भाई मैम तो हम लोगों को भी तो वेव नेचर दिखाना चाहिए ना, तो हम लोग भी दिखाते हैं, पर हम लोग काफ़ी बड़े पार्टिकल हैं, इसलिए हम लोगों का वेव नेचर शो नहीं होता है, ठीक है। हम लोगों का वेव नेचर क्या होता है, शो नहीं होता है। यानी कि जो आपके बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनके पास भी आपकी क्या होती है, वेव नेचर भी होती है और क्या होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है, पर उनका वेव नेचर दिख नहीं पाता है क्योंकि वो काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होती हैं, काफ़ी छोटी हैं, तो इसलिए उनकी वेवलेंथ निकल आती है, ठीक है, उनका वेव नेचर दिखता है। क्लियर है, क्लियर है ना आपकी, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। देखो डेरिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने डेरिवेशन बता ही दिया आप लोगों को कि अच्छे से समझ आ जाए लिख के। यहाँ देख के इतनी प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो गई है, की हुई है कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा। देखो वही लिखा है कि डी ब्रोगली इक्वेशन को अगर हम लोग डिराइव करते हैं तो एच न्यू क्या होता है, MC स्क्वायर के बराबर होगा। अब न्यू इज इक्वल्स टू C बाई लेमडा होता है, वही बराबर किया हुआ है, और आपकी लेमडा इज इक्वल्स टू H/mv निकाल दिया है, ठीक है। यानी H/p, P क्या है आपका, P इज इक्वल्स टू मोमेंटम। बात है क्लियर, ये है आपका डी ब्रोगली इक्वेशन, और ये मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सबके लिए होता है। तो ये थी आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन। यानी अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी देख ली, दूसरी चीज़ क्या देख ली, डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस देख ली, जिसने क्या बताया, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कह सकते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन किया, ठीक है। मैटर में तो सब आते हैं ना, इसीलिए ये सबके लिए वैलिड होती है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाओ, छोटा सा टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। क्या है आपकी हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अब यहाँ देखो है क्या ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, नाम से ही लग रहा है अनसर्टेन, चीज़ें क्या है, अनसर्टेन है। तो ये हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होती है वो आपकी क्या कहती है, जो हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, वो आपकी ये कह रही होती है, जो हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कहा इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि अगर आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो उस टाइम पे उसकी पोजीशन और मोमेंटम
साइमल्टेनियसली निकालना एक्यूरेट ये पॉसिबल नहीं है। मतलब देखो क्या बोला उन्होंने कि सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली साथ साथ में पोजीशन और मोमेंटम आपके पार्टिकल की निकालना, एक्यूरेट पार्टिकल की मतलब एक्यूरेट निकालना वो पॉसिबल नहीं है। मतलब एक साथ आप मोमेंटम और पोजीशन दोनों नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, ये पॉसिबल नहीं है टू डिटरमाइन प्रिसाइजली बोथ द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग माइन्यूट पार्टिकल। कोई भी छोटा पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो एक ही टाइम पे तुम उसकी क्या कर सकती हो, मान लो ये पार्टिकल मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक ही टाइम पे हम लोग एक्यूरेसी के साथ उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों साथ साथ नहीं निकाल सकते हैं। यही थी इनकी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। क्या थी कि एक पार्टिकल की क्या पोजीशन और दूसरा क्या मोमेंटम, ये दोनों साइमल्टेनियसली साथ में इसकी एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, एक्यूरेसी के साथ नहीं निकाल सकते। अगर हम लोग दोनों ना साथ में निकालने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर एक ना एक में क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी, यानी कि एरर आ जाएगा। जैसे कि क्या कर रहे हो तुम, मूव कर रहा है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसे एक टाइम पे तुम क्या कर रहे हो, उसकी पोजीशन भी निकाल रहे हो और मोमेंटम भी निकाल रहे हो। तो अगर हम लोग उसकी पोजीशन के वैल्यू ना एक्यूरेट निकाल रहे होंगे तो हाँ आपकी मोमेंटम जो होगी ना वो आपकी वैल्यू जो होगी उसमें कुछ एरर आ जाएगी, ठीक है। और ये तुम्हारी किसी मशीन की मिस्टेक नहीं है, बल्कि ये आपका नेचर ही ऐसा है, ठीक है। ये कभी निकाल ही नहीं सकते तुम साथ में, ठीक है। अगर मोमेंटम निकालने चाहोगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब ये अनसर्टेनिटी को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, डेल एक्स जो है वो बताता है तुम्हारी अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन। ये क्या बताता है, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन को बताता है, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन को बताता है, क्लियर है। और अगर डेल पी की बात करें हम लोग तो ये क्या बताता है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को एक्सप्लेन करता है। क्या करता है, अनसर्टेनिटी यानी एरर में को बताता है इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, क्लियर है। तो ये होती है आपकी डेल एक्स और डेल पी। अब इन दोनों का अगर जो प्रोडक्ट होता है वो आपका एक कांस्टेंट के बराबर होता है, दैट इज एच, देखो मिस्टेक लिखा है यहाँ पे, एच अपॉन 4 पाई होगा। क्या होगा, एच अपॉन 4 पाई के बराबर, ठीक है। और ये भी गलत है यार, यहाँ इक्वेशन यहीं लिख दो, हाँ लिख दो इक्वेशन, चलो यहाँ इक्वेशन लिख देती हूँ मैं। इक्वेशन आपकी क्या है, डेल एक्स इंटू डेल पी जो होता है वो इक्वल होता है आपके, या फिर इससे ज़्यादा होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू दिखाएंगे एच अपॉन 4 पाई के, ठीक है। जहाँ एच आपका क्या होता है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट ही होता है। ये है आपकी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। और यही इक्वेशन से देखो तो हम लोग क्या देखेंगे कि अगर आप लोग डेल एक्स की वैल्यू में जितना कम एरर होएगा, ठीक है, यानी कि आपकी पोजीशन में जितनी कम एरर होगी ना आपकी मोमेंटम में उतनी ज़्यादा एरर होएगी, ठीक है। क्योंकि जब इसको निकालोगे तो देखो डेल एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एच अपॉन 4 पाई डेल पी, है ना, इन्वर्सली है ये दोनों, ठीक है। तो दोनों को हम लोग साथ नहीं निकाल सकते। अगर एक में बहुत कम एरर हो रही होगी यानी हम लोग एक वैल्यू जो होगी काफ़ी एक्यूरेसी से निकाल रहे होंगे तो दूसरी में उतनी ज़्यादा क्या आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी, ठीक है। यही है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ये गलत लिख दिया है, यहाँ पे ए आर नहीं होगा, वेयर डेल एक्स लिखेंगे। वेयर डेल एक्स क्या बता रहा है, अनसर्टेनिटी विथ रिगार्ड टू पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे ए लिख दिया है डेल की जगह, डेल पी जो है वो आपका क्या है, अनसर्टेनिटी विथ रिगार्ड टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। एविडेंटली जो डेल एक्स जो होता है, अगर आपका डेल एक्स जो होगा वो बहुत स्मॉल होगा, यानी जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल की वैल्यू जो होगी वो नोन मोर होगी और लेस एग्जैक्टली होगी, तो आपकी जो डेल पी होगी,
डेल पी होगी वो उसकी वैल्यू जो आएगी बड़ी आएगी, यानी अनसर्टेनिटी, इसका अनसर्टेनिटी जो होगा मोमेंटम का वो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। यानी अगर फिर डेल एक्स क्या बता रहा है, अनसर्टेनिटी को बता रहा है, तो अगर डेल एक्स आपकी कम हो रही होगी, यानी इसमें अगर पोजीशन में आपकी क्या है, एरर कम है, तो यानी कि आपकी जो मोमेंटम की वैल्यू हो रही होगी, डेल पी की वैल्यू हो रही होगी, इसमें जो अनसर्टेनिटी होगी ना वो आपकी ज़्यादा हो रही होगी। ठीक है, ये क्या हो रही होगी, आपकी ज़्यादा हो रही होगी, मोमेंटम विल बी लार्ज। सिमिलरली इफ़ एन अटेम्प्ट मेड टू मेजर एग्जैक्टली द वेलोसिटी, अगर हम लोग ऐसा ही क्या करें, वेलोसिटी यानी मोमेंटम के साथ करेंगे तो उसका ही वैसा ही वो भी शो करेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी क्या टॉपिक हम लोगों ने कवर किया, कुछ और है क्या, उसी चीज़ को रिपीट लिख दिया है, छोड़ दो। ठीक है, तो ठीक है, तो ये थी हम लोगों ने आज क्या क्या कवर कर लिया, 3 टॉपिक 3 थ्योरीज देखे, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी देखी। ठीक है, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी हम लोगों ने देखी, और फिर देखा क्या, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी देखी, उसके बाद हम लोगों ने डी ब्रॉगली का ड्यूअल नेचर देखा, एंड देन हम लोगों ने हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखी। ठीक है, तो ये है आप लोगों की कुछ थ्योरीज। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम लोग शेप ऑफ एसपीडी वगैरह देखेंगे, फिर क्वांटम नंबर के बारे में देखेंगे, और ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुई हो सारी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू। चलो।